तो हमारे एयरफोर्स के बच्चों के लिए आज हम लाइव क्लास तो नहीं लेके आ पाए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ग्रेविटेशन के। और ये जो भी कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको एयरफोर्स के लिए तैयार करके रखना है कि जब हम लोग इसके क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे तो, या कह लो कि जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर आप लोगों का अप्लाई होने वाला है। तो चलते हैं आज के पहले लेक्चर की तरफ, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब तक तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चल के लगता है कि ये सब चेंज होने वाला है। लेकिन खैर, हमें फ्यूचर के बारे में बात न करते हुए एट प्रेजेंट की बात करेंगे हम लोग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन बाबा ने ये बताया कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हों जिनके पास मास हो, जैसे कि यूनिवर्स में एक मार्कर है और एक ये डब्बा है, अगर ये दोनों यूनिवर्स में है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इनके बीच लगने वाला फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा स्क्वायर के। यानी कि जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब इन दोनों को बेटा हम कंबाइंड करेंगे तो हमारा कुछ ये फॉर्मूला बनेगा Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि बेसिक फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यहाँ पर जो G है इसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, हिंदी में इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इस G की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है m-1l3t⁻²। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट रहता है, इसको नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर, यानी आप मून पर भी कैपिटल जी की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी कि हम अर्थ पर लेंगे, या किसी और सैटेलाइट या किसी और प्लैनेट पर भी हम जी की वैल्यू को इतनी ही लेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11। क्लियर है। इसके बाद हमारा है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे कि हम लोग हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो जो भी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या कह लो समय के साथ जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज करती है ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। अर्थ पे अगर बात करें तो इसका वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सम टाइम वी यूज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके न्यूमेरिकल को सोल्व भी कर लेते हैं। इसके बाद वैल्यू ऑन मून सरफेस की अगर बात करें तो ये जी अर्थ वाली वैल्यू के 1/6 टाइम होता है, यानी 6 गुना कम होता है। ठीक है। ये जो जी की वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, ये स्मॉल जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जिसे कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा ये एक डायग्राम है कि मान लो कि ये बॉडी फ्री फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। किधर वेरी कर रहा है, ये गिर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। और ये जो लॉ था, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये न्यूटन के ऊपर सेब गिरने की वजह से इन्वेंट हुआ था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी छोटका जी और बड़का जी में क्या फ़र्क है। तो छोटका जी छोटे जी के लिए लगाते हैं, बड़का जी बड़े जी के लिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, इसका रिलेशन होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है इन द सेंस ऑफ अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में है। अगर इसको किसी एनी अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अगर लिखना हो तो इससे जो जी निकलेगा वो अर्थ पर निकलेगा। अगर किसी और रैंडम प्लैनेट के लिए इक्वेट करना हो तो हम लिखेंगे कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है फॉर एनी काइंड ऑफ प्लैनेट। ठीक है। और ये अर्थ के सेंस में है। इसमें जब कैपिटल जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जब सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तभी हमारा जी का वैल्यू निकल के आता है कितना, 9.8। ये क्या हो गया भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम मास को, अर्थ को ऐसा एज्यूम कर लें, कैसे एज्यूम कर लें, अर्थ को हम एक आइडियल स्फीयर एज्यूम कर लें, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और मास का फार्मूला होता है बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस मास की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्थ को हम कैसा ले लिए एक आइडियल स्फीयर, और रो क्या है डेंसिटी है। यहाँ पर रो क्या है बाबू, ये हमारा डेंसिटी है जिसे हम घनत्व कहते हैं। तो जब ये वैल्यू मास का निकल के आ गया और इसको जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जी का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ जी और डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब वेरिएशन इन जी इक्वेट करते हैं डेप्थ के रिस्पेक्ट में तब ये फार्मूला यूज करते हैं, और जब एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो दोनों ही फार्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि वेरिएशन इन जी, क्या बोला मैंने बच्चा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे होता है। तो अगर हम ऊंचाई के साथ की बात करें कि जैसे कि ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है और ये पूरा अर्थ है, ठीक है ना, ये क्या है टोटल, ये टोटल हमारी अर्थ है और इसका मास कितना है एम। अगर एक बॉडी यहाँ पर था स्मॉल एम मास का और इसको उठा के हम यहाँ पर ले जाएं एच हाइट ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से, तो यहाँ पर तो जी की वैल्यू को हम जी ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जी होगा इसको हम क्या लिखेंगे जी डैश। तो ये जी डैश की वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, इतना कि जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर, ये निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हाइट बहुत कम हो, अगर ये हाइट बहुत कम हो रेडियस से, तब हमारा ये फार्मूला बन जाता है जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो ये दोनों ही फार्मूले जी के लिए ही हैं, जी के लिए ही हैं विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। लेकिन ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब रेडियस ऑफ अर्थ और जी लगभग सेम ऑर्डर के हों, और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब बहुत कम ऊंचाई हो सरफेस ऑफ अर्थ से। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा आता है वेरिएशन इस किसके रिस्पेक्ट में, तो वेरिएशन हमारा बच्चा निकल अब आता है स्मॉल डेप्थ के रिस्पेक्ट में, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग बाबू लोग ये डेप्थ के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। डी हमारा गहराई है, यहाँ पर डी क्या है, डी ही हमारा गहराई है कि अब कितने मीटर नीचे सरफेस से जा रहे हो, ठीक है, बात समझ में आई, कितने मीटर सरफेस से नीचे जा रहे हो, तो ये वो है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। जब हम सेंटर की बात करते हैं तो अर्थ के सेंटर पर जो हमारा जी का वैल्यू होता है बाबू, अर्थ के सेंटर पर वो हमारा जीरो होता है। अर्थ के सेंटर पर जी का वैल्यू जीरो। क्या किसी भी प्लैनेट की अगर सेंटर की बात की जाएगी तो किसी भी प्लैनेट के सेंटर पर जी का मान जीरो होगा। अर्थ जी का मान रोटेशन की वजह से भी चेंज होता है, और उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक, कि जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि जब अर्थ हमारा इस तरीके से रोटेट हो रहा हो तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की, और ये जो लेमडा है ये एंगल लिया जाता है अर्थ के सरफेस पर। क्या लिया जाता है बच्चों, एंगल कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो कि हमारी अर्थ है तो ये हमारा लाइन इक्वेटर का हो गया, या ये लाइन क्या हो गया, ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई। अगर कोई बॉडी, और ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, यहाँ से अर्थ रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पर कोई बॉडी रखा है एम मास का, तो इक्वेटर वाली लाइन से और सेंटर से ये वाली जो एंगल बनेगी, इसी एंगल को हम लोग लेमडा लिखते हैं। क्लियर हो गया, तो लेमडा क्या है ये आपको पता चल गया। तो ये फार्मूला ध्यान रखना। इसी फार्मूला में अगर हम ओमेगा को जीरो कर दें तो ये पूरा टर्म, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जिससे जी डैश हमारा केवल जी और 1, जी 1 जी के बराबर बचेगा। तो आपको याद रखना है कि व्हेन अर्थ स्टॉप रोटेशन, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसके वजह से जी डैश और जी दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि उस सिचुएशन में उस बॉडी पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। पोल और इक्वेटर की बात करें तो पोल पर हमारा फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द इक्वेटर। क्यों, अगर ये आपको जानना हो तो बता देता हूं मैं कि इस फार्मूले में बेटा जब आप ध्यान से देखोगे, किस फार्मूले में, इस फार्मूले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद इस फार्मूले में, तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन निकलता है इस फार्मूले से कि जो जी होता है बेसिकली ये रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। तो जब रेडियस ज़्यादा होगा तो हमारा जी कम होगा, और जब रेडियस कम होगा तो जी ज़्यादा होगा। चूंकि अर्थ का जो शेप है, अर्थ का शेप हमारा थोड़ा सा ओवल है, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है, पोल की रेडियस कम है। मास तो अर्थ का सेम रहेगा ना, है ना, मास अर्थ का सेम लेंगे, चाहे शेप अब जैसे इसका मास कुछ भी हो, इसके सेंटर ऑफ मास से अगर इधर का डिस्टेंस इक्वेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा, और सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस इक्वेट करेंगे तो कम आएगा। ऐसे ही कुछ अर्थ के साथ होता है कि इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा और पोलर रेडियस कम। तो जहाँ पोलर रेडियस कम हो गया वहाँ जी का मान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि पोल पर जी ज़्यादा काम करता है और इक्वेटर पर जी का मान कम होता है। अब आगे बढ़ते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि ये हमारा अर्थ है और ये एक बॉडी, तो इस बॉडी को ये अर्थ क्या कर रहा है, अपने साथ बाइंड करके रखा है। तो कुछ तो वर्क कर रहा होगा ना, क्योंकि ये भाई बॉडी और इसके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की F बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है वही वर्क इस बॉडी में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि U बराबर माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कब? अगर हमारी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा है तब। अगर सरफेस से किसी और हाइट पर है तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा कि माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, और तब फार्मूला बन जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये जो आर यहाँ पर है, ये आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच के बराबर है, आर स्क्वायर नहीं आर, इतना बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एट सर्टेन हाइट। अब यहाँ पर आर ई प्लस एच के बराबर है। जनरली हम लोग एक और फार्मूला यूज करते हैं, यू बराबर एम जी एच, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं जो सरफेस पर, वो क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जीरो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगा, सेंटर पर भी नहीं, कहीं और जाके पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। सेंटर पर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस को हम कम कर दें, जीरो कर दें, तो डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना हम लोग सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो एज्यूम करते हैं, जबकि सेंटर पर जाने के बाद इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह में क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, एकदम सेम उसी पैटर्न पर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फार्मूला होता है कि V बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। यहाँ पर ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो चार्ज की जगह मास लेते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई मास। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस और माइनस का ज़्यादा ध्यान यहाँ पर नहीं देते, आगे देते हैं। जैसे जैसे हम हायर स्टडीज में जाते हैं प्लस और माइनस का प्रॉपर ध्यान हमें देना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास है बच्चों केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें पहले लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट हमारा कहता है कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा हो तो उसका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कुछ इस शेप में है। आप देखिए ये ऑर्बिट इस शेप में है। इस शेप के ऑर्बिट में हमारा क्या कर रहा है, हमारा ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। इस शेप के ऑर्बिट में ये प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है अर्थ, ठीक है। और जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो सूरज जो होता है वो किसी न किसी फोकस पर होता है। चूंकि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स जो होता है ना, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, इलिप्स के दो फोकस होते हैं। एक कहाँ कहाँ होता है बताते हैं हम आपको। जैसे ये इलिप्स है तो एक फोकस इधर होगा, ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, एक फोकस इधर होगा। तो जब प्लैनेट हमारा रिवॉल्व करने लगता है इस ऑर्बिट में, तो सन या तो यहाँ पर होगा या तो सन हमारा यहाँ इस वाले फोकस पर होगा और कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है इसी का दूसरा लॉ केपलर का। तो इसमें यह बात बताई गई कि जब एक प्लैनेट सन के चारों ओर घूमना शुरू करता है तो जितने टाइम में, मान लो 2 महीना में यहाँ से घूमते हुए ये प्लैनेट यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आ गया तो इतना एरिया कवर किया। अगर मान लो फिर किसी टाइम वो यहाँ पर था तो 2 महीने में ये घूम के यहाँ पर आ गया तो ये वाला एरिया 2 महीने में और ये वाला जो एरिया 2 महीने में कवर किया, ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन, अ लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट,
स्वेप इक्वल एरिया, स्वेप का मतलब होता है बेटा कवर करना, ठीक है ना, कवर यानी कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ, ये टाइम लिखा है और कुछ मत समझ लो इसको, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड जब चक्कर लगाता है तो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सन और प्लैनेट को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये लाइन यहाँ पर इतना एरिया कवर की 2 महीने में, तो उतना ही एरिया यहाँ भी कवर किया है 2 महीने में, तो ये एरिया दोनों बराबर है। इसका मतलब कि जो एरियल स्पीड है प्लैनेट का वो कांस्टेंट रहता है। इसको हम लोग जैसे लीनियर स्पीड को हम लोग लिखते हैं कि v बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरीके से एरियल स्पीड को हम लोग लिखते हैं va बराबर da/dt, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका यूनिट मीटर है और इसका यूनिट सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड बना, वैसे ही इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है और इसका यूनिट सेकेंड है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बना, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा लॉ हो गया। अब बात करते हैं तीसरे लॉ की। तो तीसरा लॉ हमारा ये कहता है बाबू, तीसरा लॉ कि किसी भी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ऑल प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो जब वो अपने ऑर्बिट में इस तरीके से एक चक्कर लगाएगा तो इस एक चक्कर लगाने में जो टाइम लिया उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, से क्यूब ऑफ द सेमी मेजर लेंथ ऑफ द एक्सिस। सेमी मेजर लेंथ का मतलब होता है, देखो सन और प्लैनेट के बीच का ये मेजर एक्सिस है, ठीक, और ये माइनर एक्सिस है, ठीक थे। तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस का इतना लेंथ है, इसका टोटल यहाँ से आधी दूरी ले लो, तो इस दूरी को हम क्या लिख लेंगे, इसी दूरी को हम लोग लिखते हैं बाबू आर, ठीक है ना, आधा दूरी सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर, ठीक है, बात समझा गई। तो ये लॉ यही बोलता है कि जो प्लैनेट का स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं केपलर्स कांस्टेंट। और ये जो फार्मूला है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारा इसमें आता है बेटा सैटेलाइट। सैटेलाइट उन्हें कहते हैं जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जैसे अर्थ, हम 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल मतलब प्रकृति ने जो बना है, पहले से भगवान ने जो बना के रखा है, सृष्टि के रचयिता ने जो बना के भेजा है, वो हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल कौन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो है जिसको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। जैसे अगर हम मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें, जिस पर अभी हमारा इंडिया का चंद्रयान 3 गया हुआ है, ठीक है ना, तो ये चंद्रमा हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। जबकि ऐसे इनसेट है, स्पुतनिक है, बहुत न जाने क्या कौन कौन से सैटेलाइट हैं, वो सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो ह्यूमन बीइंग ने अपने यूज के पर्पज के हिसाब से उनको आकाश में भेज रखा है, ठीक है, अलग अलग काम के लिए। अब हम बात करते हैं, वैसे भी सैटेलाइट के 2 और टाइप हैं। एक सैटेलाइट को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट और एक सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ मालूम पड़ता है और ये वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है ना, इक्वेटर के लॉन्ग, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। और दूसरा सैटेलाइट होता है पोलर, जो पोल के अराउंड घूमता है, नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, लेकिन पोलर सैटेलाइट वेदर फॉरकास्टिंग, नेचुरल डिजास्टर को पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड। सैटेलाइट जिस स्पीड से प्लैनेट के चारों ओर घूमता है उसे हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, v बेस में 0 लगा देते हैं, उसे v0 कहते हैं। तो v0 इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई रेडियस प्लस हाइट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट प्लस h। कहने का मतलब अगर ये हमारा प्लैनेट है और ये इसका रेडियस है और यहाँ पर हमारा सैटेलाइट घूम रहा, तो ये हाइट हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये घूम रहा है जिस स्पीड से, उसको हम ऑर्बिटल स्पीड बोलेंगे, vo बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो इसको लिखेंगे gm डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ठीक है। अब अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज हो, तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज अगर मोशन कर रहा हो तो उस सेंस में h हमारा कम हो जाएगा, रेडियस ज़्यादा होती है। 6400 किलोमीटर हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ एज्यूम करते हैं।
तो उस सेंस में h हमारा खत्म हो गया पीछे के फार्मूले से, तो केवल बचा GME डिवाइडेड बाई RE। और जब GME की वैल्यू यानी कि कैपिटल G की वैल्यू स्मॉल g के टर्म में लिख देते हैं तो हमारा ये रिजल्ट इतना बन जाता है √GRE। ठीक, अच्छा इसको सोल्व करने पर हमारा रिजल्ट निकल के आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ के सबसे क्लोज वाले ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं कि अर्थ के अगर नज़दीक कोई सैटेलाइट 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड बराबर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, इसे ही तो बोलते हैं एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। तो एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय किया और जिस स्पीड से तय किया, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जैसे ही हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि टाइम ये निकालने के लिए कि टाइम पीरियड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, वैसे ही हमारा ये आंसर निकल के आ जाता है 2π√RE + h डिवाइडेड बाई GE। ये सारे फॉर्मूले अर्थ के रिस्पेक्ट में है, किसी अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में नहीं है। अगर ये ई का नोटेशन अगर हम हटा देंगे तो ये किसी भी प्लेनेट के रेफरेंस में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट कि अगर हम मान ले कि जो सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी क्लोज है उसका कितना होगा। तो जब कोई सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी क्लोज घूम रहा हो तो उस सेंस में हमारा हाइट कम हो जाएगा, उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ को रख के इक्वेट करेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा 84.6 मिनट। यानी कि अर्थ के क्लोज अगर कोई सैटेलाइट एक चक्कर लगाता है तो कितना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में, 84.6 मिनट में अपना पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं और इसी में एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अगर कोई सैटेलाइट अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि फोकट में घूम रहा है, कुछ तो एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है, तो वो सैटेलाइट एक सर्टेन हाइट पर है। ठीक है ना बच्चों। तो जब सैटेलाइट एक सर्टेन हाइट पर है तो अर्थ के रिफरेंस में उसकी एक अलग पोजीशन है। अब पोजीशन के सेंस में जो एनर्जी होती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U बराबर -G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है, जिसे हम स्मॉल r से लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फार्मूला में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो स्मॉल r यूज किया गया है वो कि दिस इज द अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट। तो ठीक है, दिस इज स्मॉल h। ठीक है ना, ये स्मॉल h है। तो टोटल डिस्टेंस RE + h को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं कि सैटेलाइट यहाँ पर रुका तो है नहीं, मोशन कर रहा है इसके चारों ओर ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो जब हम हाफ mv² का फार्मूला लगा के, हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करते हैं तो हमारा इतना रिजल्ट आता है GMEm डिवाइडेड बाई 2r। me मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब बात आई कि वहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई। तो टोटल एनर्जी हमारा हो जाता है, दोनों को सम कर दें। जब दोनों को सम करते हैं तो नेगेटिव में निकलता है। नेगेटिव में निकलने का मतलब ये हुआ कि इतनी एनर्जी हमने उस सैटेलाइट को प्रोवाइड किया है, इतनी एनर्जी हमने उस सैटेलाइट को प्रोवाइड किया है, तब जाके वो अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है। क्लियर हो गई ये बात कि नहीं क्लियर हो गई। अब बेटा हम बात करते हैं इसी सेंस में कि एक सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो जितना एनर्जी उसको वहां पे सेंड किया है हमने, जिस एनर्जी के साथ हमने उसको उस ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है, उस टोटल एनर्जी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पहुंचाने में हमने कितना वर्क डन किया है, इतना किया है। तो यही एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या और भी कुछ है। बिल्कुल है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी प्लैनेट के गुरुत्वीय फील्ड से यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी चीज को बाहर भेजने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी दिया जाता है उसी वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ के सेंस में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मिनिमम वेलोसिटी है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस मिनिमम वेलोसिटी से सरफेस ऑफ अर्थ से वर्टिकली लॉन्च कर देंगे तो सीधा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो इस सेंस में जो हमारा फॉर्मूला बनता है बेटा, वो बनता है कि VE बराबर
अंडर 2gme डिवाइडेड बाई RE। और ये वैल्यू जो है, इतनी वैल्यू, ये ऑर्बिटल स्पीड की है अर्थ के क्लोज वाले ऑर्बिट में। तो हम इसको लिख सकते हैं √2 टाइम्स इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जब मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ये वैल्यू हमको पता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको जब √2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के सरफेस पर अगर किसी बॉडी को इस वेलोसिटी से अगर लॉन्च कर देंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से भी हम लॉन्च करेंगे तब भी वो हमारा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। दूसरी बात, मून पर हमारा जब इक्वेट करते हैं तो मून के सेंस में ये रिजल्ट निकल के आता है बच्चों 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मून पर एक सवाल बार बार बच्चों के मन में होता है, लोगों के मन में होता है कि भाई अर्थ पे अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के पास अपना वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। किसके वजह से? ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से। मून पर भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो अर्थ के पास अपनी खुद की ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल जोन है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस फील्ड के वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। मून पर क्यों नहीं है? मून भी तो एक बड़ा बॉडी है भाई, देखा जाए तो छोटा मोटा है नहीं, हमारे तुम्हारे इतने साइज का तो है नहीं, ये काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है मून भी अपने आप में। फिर उस मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो बेटा अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, इन गैसेज के मोशन को स्टडी किया गया और उनके एवरेज स्पीड पता की गई। तो जो एवरेज स्पीड किसी भी गैसियस पार्टिकल का होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैसेज जो हमारे पाए जाते हैं वो डाई एटॉमिक नेचर के होते हैं, तो वहाँ पर भी डाई एटॉमिक नेचर के हिसाब से डाई एटॉमिक गैस का एवरेज वेलोसिटी निकाला गया। अब डाई एटॉमिक गैस का एवरेज वेलोसिटी मून के सरफेस के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। ठीक है, मून के एस्केप वेलोसिटी कितना है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि इस वैल्यू से ज्यादा है किसी भी डाई एटॉमिक गैस की एवरेज वेलोसिटी। तो कहाँ रुकेगा? वो एस्केप कर जाता है। इसीलिए मून के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये था एक ओवरऑल ग्रेविटेशन चैप्टर का ओवरऑल निचोड़, यानी कि कंसाइज रिवीजन। ठीक है, अब बात आई इसके क्वेश्चन की। तो इसके क्वेश्चन कल लेक्चर, लाइव लेक्चर में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सीधे लाइव लेक्चर में। आप लोग इस वीडियो पर प्यार दिखाएं। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद।